नमस्कार दोस्तों। आज हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत जो है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पे बात करेंगे और इस सब्जेक्ट को तीन भागों में बांट करके समझते हैं और निश्चित तौर पे इससे कुछ फ़ायदे हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। इसके तीन भाग में पहले भाग में हम लोग देखेंगे कि आखिर इंटरव्यू में क्या कुछ स्ट्रेटजी अलग रखनी चाहिए या कह सकते हैं एक दो ज़रूरी बातें। दूसरे पार्ट में इंटरव्यू में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनका एक क्रम देखा जाएगा। वो प्रश्न जो है कुछ एमपीपीएससी से हैं और कुछ अदर स्टेट में जो है इंटरव्यू में पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड हैं। और बिल्कुल आखिरी में जो हमारा मॉक इंटरव्यू चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, बहुत छोटे से 1-2 मिनट में। तो पहले स्टेज पे अपने आते हैं कि इंटरव्यू या कह सकते हैं कि इस इंटरव्यू में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, एक दो केयरफुल करने वाली जो चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पर जो इंटरव्यू का मार्क्स है वो आप देख रहे हैं कि 100 मार्क्स हैं और 100 मार्क्स में जो नॉर्मल डिज़ाइन होता है वो आप देखेंगे कि 40-90 का है। और 40-90 होने का मतलब है, मतलब मिनिमम मैक्सिमम अगर हम देखें तो, कि किसी को लगभग 40 से 50 नंबर कोई पीछे हो सकता है या फिर कोई आगे हो सकता है। ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 40 से 50। लेकिन हाँ, 10-20 नंबर तो देखिए नॉर्मली होता ही है कि कोई इंटरव्यू की वजह से आगे चला जाता है, कोई पीछे चला जाता है। यानी कि अगर किसी में 10-15-20 नंबर का गैप है तो वो समझिए कि कुछ खास गैप नहीं है, इंटरव्यू उसको कवर कर लेता है। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना ज़रूरी है ये इंटरव्यू आपके लिए, क्योंकि एक मोटा मोटी अगर हम देखें तो करीब 3 to 5% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका लगभग तय होता है कि इंटरव्यू में अगर कुछ ख़राब मार्क्स आए तब भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये 3 to 5% हैं, यानी कि 100 में से 3 से 5 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं और लगभग 1% ऐसे पर्सन होते हैं जिनका इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स आने पे भी सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन ये वाला जो केस है ये कम सीटों पे लागू नहीं होता है और बाकी जितने बचे, यानी लगभग लगभग आप मान के चले कि 95% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फ्यूचर इंटरव्यू पे डिसाइड होता है। तो हल्के में हम इसको नहीं ले सकते, हमें पूरी मेहनत करनी है। जैसे हमने रिटन के लिए किया है उसी तरह से इंटरव्यू में भी हम अपना पूरा एफर्ट देंगे। दूसरी बात कि अ, अब हम एक दो ज़रूरी पॉइंट को देखते हैं कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो दो तरह के चैलेंज सामान्य तौर पे होते हैं। एक तो ये है कि प्रश्न पूछा गया और आपको उसका आंसर पता है, और दूसरा प्रश्न पूछा गया और आपका उसका आंसर नहीं पता है। इन्हीं दोनों को हम लोग कई चरणों में बात करके देखेंगे। जैसे पहले चरण को देखते हैं जो कि ज़रूरी है और आसान भी है। एक तो यह है कि प्रश्न पूछा गया और उसका आंसर वन लाइनर टाइप का है, तब तो कोई समस्या है ही नहीं। आपसे प्रश्न पूछा गया और आप जो है रिस्पेक्टिवली आप उस आंसर को बता दें और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन इंटरव्यू में आप जानते हैं कि ज़्यादातर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका आंसर एक दो शब्द में ना होकर के थोड़े से बड़े हों। मतलब लगभग आधे प्रश्न ऐसे रहेंगे, आधे तो वन लाइनर टाइप के भी पूछे जाएंगे। ऐसे में आपको क्या करना है, जैसे कि आते हुए प्रश्नों को सिस्टमैटिक रखना है। ये सबसे ज़रूरी बात होता है। अक्सर क्या होता है कि बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं जिनके पास कॉग्निटिव नॉलेज अच्छा है, सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है, लेकिन सिस्टमैटिक रखने में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जिससे बात और क्लियर आपको समझ में आए। अगर आपसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश की कोई 3 समस्या बताइए, तो समस्या आपको फटाफट 3 आ जाएगा, इवन 4-5 भी आ जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उनका क्रम बिल्कुल पहले से आखिरी तक रखें। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको इसका आंसर देना हो तो आप रख सकते हैं कि शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, बाल विवाह, गरीबी और भूखमरी और फिर अशिक्षा। यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि गरीबी भूखमरी बड़ी समस्या है, क्योंकि इसमें लोग जो है इन्हीं सब से बाकी 3 का शिकार होते हैं। लेकिन स्थिति के अनुसार होता है।
आप देखेंगे कि कितने परसेंट लोग हैं जो शिशु मृत्यु दर से शिकार हैं, मातृ मृत्यु दर। आप जानते हैं कि भारत में जो है मध्य प्रदेश की अच्छी छवि नहीं है इन मामलों में, तो आप इन्हें पहले क्रम में रख सकते हैं। तो ये क्रम में रखना बहुत जरूरी होता है अगर ये बड़े आंसर हैं तो। एक और प्रश्न लेते हैं सिस्टमेटिक रखने में, मतलब क्या ध्यान हमें देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश राजनीतिक रूप से कैसे सशक्त है। तो कहीं से हम शुरू कर सकते हैं कि इतने सांसद जो है लोकसभा में है, राज्यसभा में है, ऐसा। लेकिन सिस्टमेटिक रखने का जो क्रम होगा वो होता है ग्राउंड लेवल से, आप वहाँ से स्टार्ट करें। जैसे कि मध्य प्रदेश में इतनी पंचायतें हैं और इसमें इतनी महिलाएं हैं, और साथ में आप आरक्षण का क्रम भी बता सकते हैं अगर आपको उस समय तत्काल रिकॉल हो रहा है तो। दूसरा, ब्लॉक स्तर पे इतनी सीटें हैं, इस तरह से होती हैं चुनाव। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये संस्था काम करती है, फिर आप विधानसभा पे जा सकते हैं, फिर आप लोकसभा यानी कि एमपी को रिलेट कर सकते हैं। तो एक सिस्टमेटिक जब आप बताएंगे तो आपके आंसर का जो महत्व है वो और भी बढ़ जाता है। तो ये हमारा पहला पार्ट था कि आते हुए प्रश्न को सिस्टमेटिक कैसे रखना है। अब इसके सेकेंड पार्ट पे देखते हैं कि न आते हुए प्रश्नों को कैसे डील करना है। अब देखिए, न आते हुए प्रश्न ऐसा नहीं कि सिर्फ नहीं आ रहे हैं, तब तो आसान है। न आने वाले प्रश्नों के 4 लेवल होते हैं, 4 चरण होते हैं। एक एक को समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले पहले वाले पार्ट को देखते हैं। पहले वाले पार्ट को हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं, जिससे कि इनका नाम रखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि आर्टिकल 16 के बारे में आप कुछ बताइए। तो आर्टिकल 16 में आपको आर्टिकल 16 1 2 3 4 ये पता है, मतलब 16 की बेसिक बात पता है, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जो भी पार्ट है। उसके अलावा 16 1 2 3 4 आपको पता है, उसके आगे नहीं पता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आप 16 को बताएं, फिर 1 में ये है, 2 में ये है, 3 में ये है, 4 में ये है। ज़्यादा चांस है कि वो लोग बीच में ही इंटरप्ट करें, रोकें आपको। लेकिन नहीं रोकते हैं और 4 के आगे आपको नहीं पता है, तो आप थोड़ा सा 10 मिनट का पोज लेकर, 10 सेकेंड का आप कह सकते हैं, या 5 सेकेंड का, कि सॉरी सर, आगे मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी तत्काल में, या सॉरी सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक इस तरह से आप डील कर सकते हैं। दूसरा जो लेवल होता है वो है कि आपके क्वेश्चन का जो है, मान लीजिए कि 2 पार्ट है। दूसरे लेवल में क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं और आपको एक पार्ट अच्छे से पता है और एक पार्ट बिल्कुल नहीं पता है। तो आप ऐसे में क्या करेंगे? ये भी आसान प्रश्नों में आता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं कि मध्य प्रदेश से कितने ऐसे लोकसभा सदस्य हैं जो इस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं। आपको एक अच्छे से पता है और एक बिल्कुल नहीं पता है। तो यहाँ पर आप दोनों तरीके अपना सकते हैं, दोनों आसान होता है। कि एक आप फटाफट बता दीजिए कि सर ये पर्सन जो है ये कैबिनेट मंत्री हैं, और सर दूसरा भी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये ठीक है, आप इसको अपना सकते हैं। एक दूसरा तरीका होता है कि सर 2 नहीं, मुझे सिर्फ एक पता है, अगर आप अनुमति दे तो मैं एक बता दूं। ये दोनों तरीके अच्छे होते हैं, मतलब दोनों चल सकता है। अनुमति वाले को थोड़ा सा फेवर किया जाता है कि पैनल समझता है कि आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तीसरा लेवल, इसे समझते हैं कि तीसरा जो तरीका है इसमें हम क्या कर सकते हैं। तीसरा है तो वैसे बहुत मुश्किल, लेकिन आप इसे काफ़ी आसान बना सकते हैं। क्या है? जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया और उस क्वेश्चन पे आपको भरपूर डाउट है कि ये आंसर मेरा गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। अब ऐसे में रिस्क बहुत बड़ा है अगर आप आंसर स्टार्ट कर देते हैं बताना। आपको ये करना है कि सर मुझे ठीक से रिकॉल नहीं आ रहा है, अगर आप अनुमति दे तो मैं प्रयास करूं।
अब देखिए, जैसे आप ये लाइन बोल देते हैं कि सर मुझे ठीक से रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप अनुमति दे तो मैं रिकॉल करूं, इसका मतलब है कि आपने पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से हटा दिया है। अगर ये क्वेश्चन किसी तरह से गलत भी हो जाता है तो आपको उतनी, कह सकते हैं, पनिशमेंट नहीं मिलेगी जितना कि आप बिना परमिशन के आंसर देते और गलत हो जाता। सही हो गया तब तो अच्छी बात है, तब तो डबल बेनिफिट यहां भी होगा कि आपको यहां तक पता था फिर भी आप जो है इसको डाउट में काउंट कर रहे थे, तो आप पैनल के सामने आपकी रिस्पेक्ट वहां पर बढ़ जाती है। ऐसे में मतलब परमिशन जरूर ले लें जहां पर आपको ठीक ठाक डाउट दिख रही है तो ठीक है। सबसे आखिरी जो पार्ट होता है जो कि आसान है, कि आपसे कोई प्रश्न पूछा गया और लगभग लगभग फैक्चुअल लेवल का है या और भी किसी तरह का है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, किसी तरह से ओर छोर कुछ नहीं पता है, आप पूरा कॉन्फिडेंट हैं कि गेस भी करेंगे वो भी गलत होगा। ऐसे में आप आसान तरीका वही अपना सकते हैं कि सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। आप ऐसे वर्ड इस्तेमाल करके और कह सकते हैं कि ये गलत नहीं माना जाता है, वो फिर तुरंत दूसरा प्रश्न रख देंगे। ये हमारा पहला पार्ट था, यानी कि इंटरव्यू की कुछ ज़रूरी बातें। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, यानी कि इंटरव्यू में कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। कुछ इसमें पूछे गए प्रश्न हैं एमपीपीएससी और भी कुछ कमीशन में, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके आने की संभावना अधिक है। उन प्रश्नों को मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि थोड़ा सा अनुमान लगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सावरकर ने देश का नागरिक किसे और क्यों माना। ये बीच बीच में न्यूज में भी डिस्प्यूट में आता रहता है, तो इसलिए ये प्रश्न अक्सर जो है पैनल पूछते रहते हैं, और आपके सिलेबस में डायरेक्ट ये दिया है तो पूरी संभावना है कि ये रिपीटेशन भी हो इस तरह के क्वेश्चन का। देखिए, जितने भी प्रश्न मैं अभी बात करूंगा आप इन प्रश्नों का आंसर देने की कोशिश करिएगा, लिखने की कोशिश करिएगा। आप चाहें तो रिकॉर्ड करके भी आप मेरे पास भेज सकते हैं, हमारी टीम के पास भेज सकते हैं, जिससे कि अगर कुछ ऊपर नीचे होता है उन आंसरों में तो आपके साथ डिस्कस होगा। सेकंड क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा सावरकर वाले पॉइंट में इन्होंने हु इज हिंदू, हिंदुत्व, हु इज हिंदू वाले बुक में इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, तो उसी को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं जो माओवाद विचारधारा को अपनाए हुए हैं। अब देखिए, ये जो है आप जानते हैं कि करीबन 5 सालों से इस पर ठीक से गतिविधि भी हो रही है, नक्सलवाद माओवाद को समाप्त करने का, और इसमें कुछ न कुछ जो है अब पॉलिटिकल एजेंडा भी जुड़ते जा रहा है कि जो राजनीतिक दल इन आधारों पर अपना वर्चस्व बना के रखे हैं उन क्षेत्रों में, तो दोनों द्वंद्व एक साथ हो गए हैं, और इसलिए इसके लिए बहुत सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं और ये चर्चा में है, तो निरंतर पूछे जाने की संभावना रहती है इन प्रश्नों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या न्यायपालिका किसी प्रकार का कानून बना सकती है। अपने उत्तर की मजबूती के लिए उदाहरण भी बताइए। आप जानते हैं कि सुमोटो हुआ या फिर और भी कई चीजें, स्वतः संज्ञान या कई सारी ऐसी गतिविधि होती हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि न्यायपालिका सीधे सीधे कानून बना रही है, जबकि कानून बनाने का अधिकार विधायिका को है। तो आपको अपने उत्तर जो है कुछ एग्जाम्पल, कुछ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट वगैरह को ले करके भी रख सकते हैं, इवन हाई कोर्ट के भी कुछ डिसीजन को ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का अगर लेते हैं तो थोड़ा सा प्रभावशाली रहेगा, नहीं भी है तो आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में उन आधारों को बताइए जो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। ये फैक्ट है और सीधे सीधे प्रश्न है। आप सब ने 1935 का एक्ट अच्छे से पढ़ा होगा, और
बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, एक दो नहीं, बहुत सारी, करीब 70% चीज़ें सीधे सीधे उठा करके भारतीय संविधान में ला दी गई थी। और इसके कई सारे कारण थे कि भारत उस समय तक काफ़ी मजबूत हो चुका था और संविधान बनने से काफ़ी नज़दीक की वो सभी हलचलें थी, या कह सकते हैं कि वो नीति निर्माण हुए थे, तो हमारे फेवरेबल में थे, इसलिए भी हमने वहाँ से लिया। तो उन सभी को आपको यहाँ पर लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना को संक्षिप्त में बताइए। ये आसान प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। कई बार मतलब आप क्रम को आगे पीछे कर देते हैं, इसमें राज्य मंत्रियों को लेकर के थोड़ा सा कैसे रखें, सही रहेगा नहीं रहेगा, इस पे थोड़ा डाउट रहता है। तो आप इसको व्यवस्थित रूप में हायरार्की में रखें और ऐसे में ऊपर से आप नीचे आएं। यहाँ पर आपको नीचे से ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि ये जो कह सकते हैं कैटेगराइज होता है वो अपर से ज़्यादा सुटेबल दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रण के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? मध्य प्रदेश प्रशासन में इसका कोई उदाहरण बताइए। पबैड में आप जानते हैं कि ये एक तो इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है इसका प्रशासन में, क्योंकि जब भी हायरार्की तय होती है तो हायरार्की में नियंत्रण का क्षेत्र जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के हिसाब से पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अक्सर ये कह सकते हैं व्यवहारिक तौर पे अप्लाई होता है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ऑन द ट्रेनिंग के कुछ उदाहरण बताइए। आपने पढ़ा होगा ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनिंग, और एक में जो है आपकी पहले ट्रेनिंग हो जाती है और फिर जो है आपको कोई पोस्ट दी जाती है, उसे हम ऑफ द ट्रेनिंग कहते हैं। जैसे कि यूपीएससी में होता है कि जब बच्चे यूपीएससी एग्ज़ाम करके पास हो करके पास होते हैं तो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर पे, और जब उनकी 4 महीने 6 महीने 1 साल अलग अलग पोस्ट की अलग अलग ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होने के बाद फिर उनको पोस्ट दी जाती है। तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है, पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी फिर पोस्ट दी जाती है। और एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जिसमें जॉब करते हुए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे कुछ उदाहरण आप ले सकते हैं। ज़्यादातर जो कह सकते हैं कि सी और डी ग्रेड वाले में इस तरह की ट्रेनिंग इंक्लूड होती है। पहले पीसीएस में भी होते थे, लेकिन बहुत साल पहले ये चेंज हो गया। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में पिछले 3 वर्षों से भारत में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। क्या आप मानते हैं कि भारत एक भ्रष्ट देश है? ये देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। क्या भारत भ्रष्ट देश है? इन रिपोर्टों को लेकर के, क्या भारत एक गरीब देश है? क्या भारत एक अशांत देश है? तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जितनी भी लेटेस्ट रिपोर्ट होती है, स्पेशली आपके सब्जेक्ट से जो रिलेट करता है, उनकी रैंकिंग वगैरह आप देख लीजिए। और पैरामीटर देखिए, रैंकिंग इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में पैरामीटर को भी आप देखें कि इन इन आधारों पर ये पैरामीटर बनाए जाते हैं। लेकिन भारत इन इन सब में काफ़ी अच्छा है जो इस पैरामीटर में इंक्लूड नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर ये आंकड़े जुड़ जाते हैं या इस पैरामीटर को जोड़ दिया जाता है तो भारत निश्चित तौर पे इतना भ्रष्ट देश नहीं दिखेगा, या भ्रष्टाचार के इतने संकेत नहीं दिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मध्य प्रदेश के वे 5 जिले कौन हैं जो नक्सली समस्या से सर्वाधिक प्रभावित हैं और क्यों यही जिले हैं? तो जब आप स्पेशल पढ़ रहे होंगे तब भी, और आपके सिलेबस में आखिरी यूनिट भी इससे है, तो नक्सलवाद ज़रूर आपने देखा होगा। थोड़ा सा उसको चाहे तो मैप के थ्रू भी बना करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से रिकॉल रहे। क्यों वही है? तो इसके कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ बुनियादी ढांचे हैं, कुछ बैकग्राउंड है, दूसरे स्टेट से सटे होने के कारण हो सकते हैं, या और भी कई सारी चीज़ें जो आपने कारण पढ़ा हुआ है, उन कारणों को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। देखिए, ये बस कुछ उदाहरण हैं। जब आप
मॉक इंटरव्यू में जुड़ेंगे तो वहाँ पर जो है एक दिन में लगभग 20 से 40 प्रश्न पूछने के हमारे टारगेट होते हैं कि हम इसको 40 तक पहुँचाएं। 30 तो नॉर्मली हो जाता है। और पूरी कोशिश रहती है कि 4 मेंबर की जो पैनल है उसमें 3 एक्सपर्ट हम लोग बैठाएं। 2 तो निश्चित तौर पे रहते हैं, लेकिन 3 तक रहें और एक जो है आपके साइकोलॉजिस्ट रहें, यानी कि 4 मेंबर की पैनल होती है। और बिल्कुल प्रॉपर हम वही तरीका अपनाते हैं जिसमें अ, एक तरह से ऑफलाइन ऑनलाइन ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं सबसे ये कहता हूं कि आप कोशिश करिए कि कम से कम एक ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू आप ज़रूर दें। इससे क्या होगा कि जो पूरा शेड्यूल आपको वहाँ मिलता है, यानी कि आपको एक डे मिलेगा, आपको एक टाइमिंग मिलती है कि इस टाइम आना है, आप पहुंचते हैं, आप वेटिंग हॉल में बैठते हैं। उस बीच में क्या हमारे माइंड में चलता है कि क्या पूछा जाएगा, क्या पैनल की इस समय मानसिकता होगी, मुझे कैसा किस तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, मतलब वो जो फेस करेंगे आप अपने इंटरव्यू वाले डेट पे, वो पहले क्यों ना थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। ये सभी तो आप करेंगे। अगर हाँ, अगर आप नहीं उपलब्ध हो पाते हैं मान लीजिए समय से, तो आप जो है ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ऑनलाइन में भी बिल्कुल वही टीम रहेगी, समय बिल्कुल वही रहेगा, डे टाइम सब कुछ वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि पैनल मेंबर अपने घर से जुड़े। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है जिसमें नहीं तो सब लोग वहीं हॉल में जो इंटरव्यू रूम है वहीं से सब लोग एक साथ बात करते हैं आपसे, तो जो पूरी प्रैक्टिस है वो आपको मिल जाती है। और इंटरव्यू के बाद उस डेट पे क्या आपके मार्क्स वगैरह हुए, करीबन 40 से 60 मिनट तक जो है आपके फीडबैक होते हैं उसी डे पे इंटरव्यू के बाद। तो इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। मैंने देखा है कि लगभग 20 प्रॉब्लम हर कैंडिडेट के निकलते हैं फर्स्ट मॉक के बाद जो है। अगले में सबको ये टारगेट दी जाती है कि आप ये प्रॉब्लम कम से कम 5 से नीचे लाइएगा, इनको रिपीट मत करिएगा। एक दो बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 2-3 ही बस रिपीट करते हैं, ताकि दूसरे में उनका रिफॉर्म बताया जा सके, ये अभी आपने मिस्टेक फिर से किया, और आखिरी में पूरी तरह से आप 0 तक लाइए। तो अगर इसको ले करके कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप कॉल कर लीजिएगा। और हाँ, एक और बात है कि बोर्ड पे वैसे तो आप पढ़ाएंगे ही, जब आप मॉक इंटरव्यू में जुड़ेंगे। आप बिना इसके भी चाहें तो कुछ वीडियो हमारे पास बना करके भेज सकते हैं, छोटे वीडियो 5-10 मिनट का। आपकी टीचिंग स्टाइल इस तरह से है, अगर उसमें कुछ कमी होगी तो हमारी टीम आपको उसमें आपको बताएगी कि ये रिफॉर्म आप कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का।